अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज बच्चों का आलमी दिन है और मशहूर शायर फैज़ अहमद फैज़ का यौम वफ़ात भी है। इस हवाले से हमने एक ख़ुसूसी प्रोग्राम आपके लिए रिकॉर्ड किया था, लेकिन अब वो हम आपको कल दिखाएंगे क्योंकि आज एक अहम पेशरफ्त हुई है जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा ने एक अहम बयान में कहा कि अदलिया अब आज़ाद है, वज़ीर आज़म को ख्याल करना चाहिए, इस तरह के बयानात नहीं देने चाहिए, किसी को बाहर जाने की इजाज़त वज़ीर आज़म ने खुद दी। नाज़रीन, याद रहे कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने 2 रोज़ पहले मौजूदा चीफ जस्टिस और आने वाले चीफ जस्टिस जस्टिस गुलजार के बारे में कुछ बयानात दिए थे, वो भी हम आपको दिखाते हैं और आज चीफ जस्टिस खोसा साहब ने क्या कहा है वो भी आपको दिखाते हैं। आज हमारे बड़े ज़हीन चीफ जस्टिस है, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, चीफ जस्टिस खोसा और आने वाले चीफ जस्टिस गुलजार, उन दोनों से मैं आज कहना चाहता हूं कि हमारे मुल्क को आजाद करें इंसाफ देके। ये जो परसेप्शन बनी हुई है पाकिस्तान में कि ताकतवर के लिए कानून और कमजोर के लिए दूसरा, ये हमारी तारीख रही है। या ताकतवर टेलीफोन करके फैसले लिखवाते रहे हैं, ब्रीफ केस पकड़ के एक चीफ जस्टिस को इन्होंने फारग करवा दिया। जज, हमारी मुल्क की तारीख है ये कि जो ताकतवर है उसको हमारा कानून का निजाम हाथ नहीं लगा सकता। मैं दोनों अजीम जजेस, एक मौजूदा चीफ जस्टिस और एक आने वाले चीफ जस्टिस, मैं आज अपनी कौम की तरफ से आपको कहता हूं कि इसको परसेप्शन को ठीक करें। ये ताकतवरों का ताना ये हमें ना दें। हमारे सामने कोई ताकतवर नहीं है, हमारे सामने ताकतवर सिर्फ कानून है। जिस पर्टिकुलर केस का हवाला वजीर आजम साहब मोहतरम ने दिया, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन उनको पता होगा कि उसके किसी के बाहर जाने की इजाजत खुद उन्होंने दी थी। ये मोडेलिटीज के ऊपर जो हाई कोर्ट में बहस थी, जरा एहतियात किए रहे। नाज़रीन, पिछले 3 दिनों में मुल्की सियासत में काफी हलचल हुई है। नवाज शरीफ मुल्क से बाहर जा चुके हैं, नवाज शरीफ गए तो साथ शहबाज शरीफ को भी ले गए। अब इस पार्टी की सरबराही करने के लिए कमेटी बना दी गई है जिस पर नून लीग के वर्कर्स मुतमिन नहीं और कुछ लीडर्स नवाज शरीफ तक रसाई ना मिलने पर तशवीश का इजहार भी कर चुके हैं। हुकूमत के इत्तेहादी भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का खुलकर इजहार कर रहे हैं और इमरान खान की बेचैनी जो है वो इस वक्त वाज़े तौर पर दिखाई भी दे रही है। दुनिया के साइंसदान घबरा गए हैं जो बिलावल जरदारी एक थ्योरी लेके आया है। आइंस्टाइन घबरा गया है कि जब बारिश होती है तो पानी आता है। पंजाब में तब्दीली यानी उस्मान बुज़दार की जगह इक़्तिदार किसी और को सौंपने की अफवाहें भी गर्दिश कर रही हैं। 2 दिन पहले पंजाब में तहरीके इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ जिसमें ज़राए के मुताबिक हुकूमती MPAs ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के खिलाफ खुलकर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और कहा कि पंजाब में ब्यूरोक्रेसी जो है वो हमें काम नहीं करने दे रही। जो सियासी और मुआशी चैलेंजेस आज हमारे सामने खड़े हैं, उनसे निकलने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है और वो रास्ता नए इंतखाबात का रास्ता है। और अब दोबारा कौम को अमानत वापस करनी होगी। तो आने वाले वक्तों में मैं तो देखिए सबसे पहली तब्दीली मैं अपने जाती राय में पंजाब में देख रहा हूँ और पंजाब में मैं नहीं समझता कि जो इनके वहां पर चीफ मिनिस्टर हैं बुज़दार साहब वो कंटिन्यू कर सकेंगे, मेरी जाती राय है। तो फिर कौन आएगा? और चौधरी परवेज इलाही साहब एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, जरूर है, बड़ा नाम उनका गर्दिश भी कर रहा है। नैब चेयरमैन ने भी एक तकरीब में खिताब करते हुए ये कहा कि कोई ये ना समझे कि हुक्मरान जमा बरिए जिम्मा है और ये कहा कि अब हवा जो है वो हुकूमत की तरफ चलनी शुरू हो गई है। आइए आपको दिखाते हैं उन्होंने क्या कहा। 30-35 साल में क्या करप्शन हुई और फिर ये जो 12-14 महीने हैं इनमें क्या करप्शन हुई। अब हवाओं का रुख बदल रहा है। हमसे कोई ये तवक्को न रखे वो साहब इख्तिदार है तो नैब उसकी तरफ से आंखें बंद कर रखेगा, ऐसा नहीं होगा। छोटी सी बात है कि जो करेगा वो भरेगा। चेयरमैन नैब के इस बयान से हुकूमती हलकों में बेचैनी दिखाई दे रही है क्योंकि PTI के कई लीडरान पर नैब की तलवार लटक रही है जिनमें वजीर दिफा परवेज खटक, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान, अलीम खान, वजीर आजम की मुशीर जुल्फी बुखारी वगैरह शामिल हैं। क्या होने जा रहा है हम बात करने के लिए हमने सीनियर तज्ज़ा निगारों से जो कौमी और सूबाई सियासत पर भरपूर नजर रखते हैं उनको दावत दी है। इस वक्त स्टूडियोज़ के अंदर हमारे साथ हैं मोहम्मद ज़ियाउद्दीन साहब, सीनियर तज्ज़ाकार हैं, कॉलम निगार हैं
और सीनियर सहाफ़ी हैं। हमें सलीम साफ़ी ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, और लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सुहेल वड़ाइच साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। सबसे पहले ज़िया साहब, इस किस्म का बयान दे देना जो आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दिया है और कहा कि वज़ीर आज़म ताकतवर का ताना हमें ना दें, और जिस केस पर वज़ीर आज़म ने बात की इनको पता होना चाहिए कि इजाज़त उन्होंने खुद दी, तो इस किस्म के बयानात तो हमने बड़े कम सुने हैं किसी भी चीफ जस्टिस के मुंह से, अनप्रेसिडेंटेड यकीनी है। आप इसको कैसे देखते हैं, इसका पॉलिटिकल फॉल आउट क्या होगा? तसादम तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, जैसा कि आपने कहा कि ये तकरीबन जिसको कहते हैं अनएक्सपेक्टेड है, अनप्रेसिडेंटेड भी है। और जहाँ तक चीफ जस्टिस का आज का स्टेटमेंट है, वो असल में ये कह रहे हैं कि हमें आप जज न करें 2009 के पहले जो जुडिशरी की जो पोजीशन थी, जो इम्प्रेशन था जुडिशरी का, उस लिहाज से हमें जज न करें, हम काफ़ी चेंज हो चुके हैं। इन्हें जाहिर है कि वो जुडिशल एक्टिविज्म को रेफ़र कर रहे हैं, हमारे इफ्तिखार चौधरी इफ्तिखार की और साकिब साहब की। इनके ज़माने में तो इतनी एक्टिविज्म नहीं हुई जुडिशरी, लेकिन मेरे ख्याल से वो हमें याद दिला रहे हैं कि एक प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने डिस्क्वालीफाई किया था, और इस जस्टिस खोसा ने एक और प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई कर दिया। और वो ये भी कह रहे हैं कि अभी आने वाले दिनों में एक चीफ ऑफ स्टाफ को भी जजमेंट आने वाली है। तो और फिर उन्होंने बहुत से ऐसे स्टैटिस्टिक्स दिए जिसमें ये साबित उन्होंने किया कि 2009 के बाद से ये जो तफावत है जुडिशरी की तरफ से पावर, एक पावरफुल सेक्शन में और एक नॉन पावरफुल सेक्शन में जो फर्क है उसको हमने मिटाने की कोशिश की है। और उन्होंने अपने आदत यानी स्टैटिस्टिक्स भी दिए। अब उसको इसका मतलब है ज़िया साहब कि वो प्रिपेयर होके आए हुए थे, जिस तरीके से वो स्टैटिस्टिक्स लेके आए थे। तो सबसे बड़ा उनका मसला ये हो गया था कि प्राइम मिनिस्टर ने ये इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश की कि नवाज शरीफ को जाने की इजाजत लाहौर हाईकोर्ट ने दी। हालांकि ऐसी बात नहीं है, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इजाजत दे दी थी। वो इंडेमनिटी का मसला था। जी बिल्कुल। वो उस इंडेमनिटी के मसले के लिए पीएमएलएन कोर्ट में गई और कोर्ट में कहा कि भाई नहीं, इंडेमनिटी की जरूरत नहीं है, लेकिन इजाजत तो दे चुकी थी हुकूमत। तो ये इंप्रेशन क्रिएट करना प्राइम मिनिस्टर का कि भाई इजाजत कोर्ट ने दी है, ये मेरे ख्याल से मिसलीडिंग था, और इसी वजह से रिएक्शन जो आया जुडिशरी की तरफ से। सुहेल साहब, मगर जिस तरीके से चीफ जस्टिस खोसा साहब ने बयान दिया है, कुछ ही देर बाद वो रिटायर होने वाले हैं। सवाल ये है कि क्या इस किस्म की स्टेटमेंट्स आपने पहले चीफ जस्टिस को देते हुए देखी हैं? चूंकि ये कहा जाता है, हमारे यहाँ तो ट्रेडिशन है कि जी द जजेस स्पीक थ्रू देयर वर्डिक्ट्स, नॉट थ्रू देयर पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स, दे शुड ओनली बी हर्ड थ्रू देयर वर्डिक्ट्स। मुझे ये पुरानी रवायत थी, और हम तो ज़ाहिर है इसी रवायत को ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि जजेस शुड स्पीक थ्रू देयर जजमेंट्स। लेकिन इफ्तिखार चौधरी साहब के बाद से ये, बल्कि सजाद अली शाह साहब के ज़माने से ये रवाज हो गया है कि सारे चीफ जस्टिस ही इस तरह की स्टेटमेंट्स देते रहते हैं और ख़बरें बनाते रहते हैं। लेकिन खोसा साहब बड़े सोबर रहे और उन्होंने इस तरह की स्टेटमेंट्स नहीं दी। मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर आस्क्ड फॉर इट। जब आप एक पब्लिक प्लेस के ऊपर खड़े होके आप अदलिया को मुखातिब होंगे और अपने गुनाहों का बोझ उन पर डालने की कोशिश करेंगे, तो फिर आज के दौर में हर अदारा जो है वो अपने अदारे का दिफा तो करता है। तो चीफ जस्टिस ने उस दिफा किया है। ज़्यादा बेहतर होता कि प्राइम मिनिस्टर भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार अटार्नी जनरल के ज़रिए पहुँचाते अगर उनको कोई तहफ़्फ़ुज़ात थे, और चीफ जस्टिस भी बाकी चैनल्स के ज़रिए या अपनी जजमेंट के ज़रिए अपना इन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हैं। लेकिन चूँकि वो इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन ऐसे होती नहीं है, और प्राइम मिनिस्टर ने एक भरे जलसे में ये इल्ज़ाम लगा दिया, तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने हिसाब बराबर किया है। 2 महीने रहते हैं उनके, 1.5 महीना रहता है जाने में। ऐसे में वो अपने अदारे पे क्यों बोझ लेके फिरें इल्जामात का। मगर सुहेल साहब, चूंकि वजीर आजम साहब ने ये बयान दिया है और माजी में तो वो हमेशा अदलिया की बड़ी तारीफ करते रहे, इस तरह का बयान दे देना आपको लगता है कि शायद फ्रस्ट्रेशन उनकी नजर आ रही है?
मेरा ख्याल है कि वजीर आजम साहब उस दिन गुस्से में थे, लाजमी तौर पर नजर क्यों? आ रहा था इसकी क्या वजह थी? क्योंकि उसकी वजह यह थी कि पहले तो उन्होंने ये एग्री किया कि जी उनको नवाज शरीफ साहब को जाने देना चाहिए। फिर जब उन्होंने शराइत रखी तो उसकी वजह सियासी थी। साफ लग रहा था कि वो अपने वोटर को मुतमिन करना चाहते हैं कि हम पैसे लेकर या कम से कम बांड लेकर या कम से कम उतना जुर्माना की जमानत लेकर हम जाने दे रहे हैं जितना उन केसेस में बनता है। लेकिन जब अदालत ने उसको अनडू कर दिया तो उनकी फ्रस्ट्रेशन में इजाफा हो गया और कि कोई नवाज शरीफ को मक्खन से जैसे बाल को निकाला जाता है वो निकाल के ले गया है और ये उनकी फ्रस्ट्रेशन का इजहार था। अच्छा, अमजद शाह साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, वकला बार के एक अहम लीडर हैं, वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान बार काउंसिल के। अमजद साहब, आपने तो चीफ जस्टिस खोसा का बयान सुना ही होगा, टीवी स्क्रीन के ऊपर जो है सारा दिन वो गर्दिश करता रहा। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? चूंकि हमने बड़ा कम देखा है कि चीफ जस्टिस इस तरह सामने आके किसी भी सियासतदान, खासतौर पे वजीर आजम की बात का सियासी जवाब दें। ऐसा है कि पीटीआई की गवर्नमेंट जब से आई है तो उसके बाद से अदलिया पर बहुत ज्यादा प्रेशर रहा है, जजों को ब्लैक। लेकिन अब इस वक्त जिस वक्त इमरान खान साहब ने ये बयान दिया तो हमने भी खैर मकदम किया उसका कि एक काम अगर इमरान खान साहब ने 1.5 साल में जो गलतियां की हैं, अगर अगले टाइम में वो अदलिया को एक आजाद इदारा बनाने में अदलिया की मदद कर दें तो मेरा ख्याल है कि इससे बड़ा और कोई काम भी नहीं होगा और सारा मुल्क जो है वो बेहतरी की तरफ चला जाएगा। चीफ जस्टिस साहब के बयान के हवाले से मैं ये कह दूं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का बयान कोई ऐसा सियासी बयान तो नहीं है, इदारे की बेहतरी के हवाले से है। बार भी और अदलिया भी इमरान खान साहब की गवर्नमेंट से हमने बहुत सारी दफा हमने मुतालबे किए कि ये इस्लाहात आप लाएं तो लेजिस्लेशन करें और बेहतरी की तरफ हम चले जाएंगे, आप ये मदद करें हमारी। लेकिन लेजिस्लेचर ने भी और गवर्नमेंट ने भी दोनों पार्ट पर इंतजामिया और मुकन्ना के हवाले से इंतहाई नेग्लेक्ट किया गया। बार के मशवरों को भी और अदलिया की भी जो डिमांड नहीं, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई, मगर मैं तो आपसे ये सवाल कर रही थी कि चीफ जस्टिस का जो ये अहम बयान है इसको आपकी जो एक बार एसोसिएशन है वो कैसे देखेंगी, क्योंकि आप उनकी तर्जुमानी कर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो ये बयान है असल में हमारे पास उस किस्म की वाकई इन्होंने ठीक कहा कि ऐसी कोऑर्डिनेशन इदारों में नहीं है। मतलब इमरान खान साहब की इमेच्योरिटी है कि उन्होंने थ्रू अटॉर्नी जनरल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से राब्ता नहीं किया और अपने तहफ़्फ़ुज़ात नहीं बताए, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी शायद इतना अच्छा अपने तरीके पर इसको जवाब देना चाहिए था। इस तरह से प्राइम मिनिस्टर का जवाब तो ये पॉलिटिक्स है, इस बयान है उनकी जो वो स्टेजों पे खड़े होकर करते हैं, तो इन्हें जवाब नहीं देना चाहिए और इन्हें चाहिए कि ये अपने कंडक्ट से साबित बताएं उनको कि अदलिया की आजादी के लिए किन किन चीजों की जरूरत है। ठीक है, इधर हम छोटा सा वक्फा शामिल करते हैं। वक्फे के बाद नाजरीन, फॉरेन फंडिंग केस की समाअत जो है वो होगी और उसके ऊपर ऑपोजिशन ने कहा है कि इसको एक ओपन ट्रायल होना चाहिए, मीडिया को भी इसको कवर करना चाहिए। तो मामला जो हैं वो अदालतों के अंदर फिर गर्म होने जा रहे हैं और ऑपोजिशन और हुकूमत के दरमियान भी गर्म होने जा रहे हैं। उसके अंदर चीफ जस्टिस साहब का इस तरह का बयान आ जाना यकीनन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको हम देखेंगे, इसका जायजा लेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक। सुहेल साहब, आपके शहर से बहुत सारी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, तो आपसे शुरू कर लेते हैं कि लाहौर से ये खबर आ रही है कि जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब गए हैं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो वर्कर है वो काफ़ी घबराया हुआ है और वो कहता है कि जो ये नई कमेटी ये बना के गए हैं जिसके अंदर दीगर लोग हैं, हम इनको नहीं मानते, या शहबाज शरीफ साहब हों या खुद नवाज शरीफ साहब हों, और हम उनसे बात भी नहीं कर सके और वो इस तरह लंदन चले गए। तो क्या वाकई में कश्मकश है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स और लीडर्स के अंदर? देखिए, सवाल तो यह है कि कौन से वर्कर स्ट्रीट्स पे आए हुए थे नवाज शरीफ की रिहाई के लिए, कौन से मुजाहरे किए हैं, कौन सी उन्होंने कोई तहरीक चलाई है। वो तो देखें, उन्होंने
मैनेज करके वो बाहर चले गए हैं और जो मुस्लिम लीग नून का वर्कर है वो सिर्फ वोट डालता है, वो तरीके नहीं चलाता, ना वो मजामत करता है, सिर्फ उनकी लीडरशिप मजामत करती है। तो उसने बड़ी मिठाइयाँ बांटी हैं, आप देखें उनके चेहरे, उनके नारे, चाहे वो लाहौर में थे चाहे लंदन में थे, वो तो नवाज शरीफ के बाहर जाने पे बहुत खुश हैं। वो समझते हैं कि हमें रिलीफ मिल गया है, एस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारे मामलात पहले से बेहतर हो गए हैं और पीटीआई के एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात पहले से खराब हो गए हैं। तो वो इस बात पर खुश है, बजाय इसके कि वो नाराज हो अपनी क़यादत से। वो तो अपनी क़यादत का इसको कारनामा समझता है। अच्छा, तो साफी साहब, तब्दीली की बातें अब हो रही हैं। आप मौलाना फजलुर रहमान के धरने को काफी कवर करते रहे, आप क्या समझते हैं कि जिस तरीके से बाकी लीडरान कह रहे हैं कि शायद जो वजीर आला बुज़दार साहब हैं उनके कोई कुर्सी को खतरा है, तो आप समझते हैं कि परवेज इलाही साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इकट्ठे होकर वहां पे हुकूमत बनाने की पोजीशन में होंगे? मैंने दोनों के इंटरव्यूज भी किए, मौलाना के भी और परवेज इलाही साहब के, और दोनों से इंक्लूडिंग चौधरी शुजात साहब इस हफ्ते के दौरान उन सबसे ऑफ द रिकॉर्ड भी बड़ी गपशप हुई। लेकिन इस मामले में उनके तज्जिए या उनकी ख़बरों पे तकिया करने की बजाय मेरे पीर इस मामले में सुहेल वड़ाइच साहब हैं। तो मुझे तो लगता है कि अनकरीब सुहेल वड़ाइच साहब का दूसरा तारीखी कालम आने वाला है कि द पार्टी इज़ ओवर। अच्छा, और मैं विच पार्टी इज़ ओवर? बस यही पार्टी इज़ ओवर, ये जो पार्टी, ये जो बिसात बिछाई गई है, ठीक, और जिसके लिए जुडिशरी को भी आज जिस चीज़ का ताना इमरान खान साहब उनको दे रहे हैं, तो जुडिशरी के बारे में भी ये तासुर दिया गया कि वो ताकतवर के सामने बेबस है। मैं पहले ज़ियाउद्दीन साहब की बात सुन रहा था और ज़ियाउद्दीन साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि माजी में भी हमारी जुडिशरी ने उन ताकतवर हलकों के साथ कोऑपरेट किया है, कोऑर्डिनेट किया है, लेकिन इमरान खान साहब को जो गिला है वो गिला नहीं है, क्योंकि उन ताकतवर हलकों के मोहरे का सबसे बड़ा किरदार तो वो अदा कर रहे हैं, और उन ताकतवर हलकों के साथ मिलके इमरान खान साहब ने जुडिशरी के तासुर को खराब, वो काम कर रहे थे अपना काम छोड़ के, जस्टिस साकिब निसार, तो वो तो उनके बड़े लाडले थे। तो लेकिन उनको अब जो गिला है वो उसका नहीं है। उसमें भी फिर मैं सुहेल वड़ाई साहब की बात को कर रहा हूँ कि वो अपनी, उन्होंने तो मुहतात लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि इमरान खान साहब अपनी गुनाहों का अंबार वो डालना चाहते हैं जुडिशरी के सर या दूसरे इदारों के सर। मैं उसमें दो चीज़ और भी ऐड करता हूँ कि वो अपने जराइम का अहम बात की है कि वो किसी और के ऊपर डालना चाहते हैं। नहीं, उन्होंने किया, पहले उन्होंने मीडिया पे डाला। आपने देखा ना कि इमरान खान साहब पे मीडिया ने कितने एहसानात किए हैं कि एक तो ये इन इदारों पे तो वो मलबा डाल रहे हैं, शायद कुछ ऐसी जगह से भी फ्रस्ट्रेशन है कि जिन पे वो मलबा डालना चाहते हैं, लेकिन उनका इसी तरह मीडिया की तरह या जुडिशरी की तरह जिक्र नहीं कर सकते। और असल मामला वही फ्रस्ट्रेशन है, वो जो ये बहकी बहकी बातें कर रहे हैं वो भी उस फ्रस्ट्रेशन के नतीजे में है। चूंकि ये लंदन में थे, जब मियां नवाज शरीफ साहब भी लंदन में थे, उन्होंने देखा कि कैसे वो वापस आए इधर और सब कुछ हुआ। जैसा इस बार जब वो गए हैं तो वो कतरी एयर एम्बुलेंस में गए हैं, और फिर उनको ये भी कहा गया कि एक शाही प्रोटोकॉल भी उनको कतर में मिला। अब पाकिस्तान में जिस तरह उसके अंदर कहा जाता है कि बहुत सारे ऐसे होते हैं, बाद में पता चलता है कि जी इसका गारंटर तो ये था, इसका गारंटर तो वो था, तो आप इसके अंदर कुछ देखते हैं? इज इट जस्ट अ कोइंसिडेंस कि कतरी कतर वालों का था, फिर एम्बुलेंस भी उनकी थी? इसका मतलब भी तो यही हुआ ना कि पर्सनल, इन्हें आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब बीमार नहीं थे इतनी, इन्हें इस वक्त जो इनको जाने की इजाजत मिली बाहर, बीमारी की वजह से मिली है ना। अगर हम ये सारी चीजें अपने जहन में रखें कि बीमार तो वो है, बीमार तो है बिल्कुल, तो बीमारी की वजह से वो गए यहाँ से, और कब उनकी सेहतमंद कब होंगे, कैसे होंगे, फिर वापस कैसे आने के जो तरीके हैं वो शायद उतने ज़्यादा फैसिलिटेशन इतनी अच्छी ना हो वापस आने की। मेरा नहीं ख्याल कि नवाज शरीफ साहब किसी खास कॉन्स्पिरेसी के जरिए, यानी किसी के कहने पर या मिसाल के तौर पर तुम जो इंडिकेट कर रहे हो कि शायद
कतर के बादशाह ने शायद कोई रोल प्ले किया हुआ, मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई बात है। लेकिन जहाँ तक इंटरनल हालात का ताल्लुक है, जिन्होंने भी मदद की है, मिसाल के तौर पे अगर परवेज़ इलाही की ये बात मान ली जाए कि पाशा ने मदद की है इनकी, तो वो इस्टेब्लिशमेंट करती है मदद इस किस्म की। अगर इस्टेब्लिशमेंट ने मदद की है इमरान खान की, तो 1 साल के अंदर अंदर शायद उन्हें अंदाज़ा हो गया कि जिस काम के लिए वो लेकर आए थे इनको, वो ये काम कर नहीं सकते। यानी जो सिंपल सी बात है, इन्होंने भी बड़े कॉलम लिखे हैं इस पर कि भाई शायद एक्सपेक्टेशन ये था कि बाहर से बड़ी पैसे आ जाएंगे, बहुत दौलत, माल दौलत आ जाएगी। मे बी वो खुद मायूस हैं। मैं अगर एक लाइन पे मैंने हमारे पीरों के आपके पीर की तरफ जाना, उन पे जाने से पहले थोड़ी सी इनकी बात की अगर मैं तशरीह करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मैं भी इस पर यकीन नहीं करता कि कोई नवाज शरीफ साहब की बीमारी कोई ढोंग है या ड्रामा है। वो जेन्युइन बीमारी हुआ ये है जो हमारा अंदाजा है कि देखिए, पहले से जो लाने वाले थे उनकी मायूसी भी बढ़ गई थी इमरान खान साहब से, और इमरान खान साहब की फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ गई थी। नवाज शरीफ की बीमारी ने और मौलाना फजलुर रहमान के धरने ने सिर्फ उस प्रोसेस को एक्सपेडाइट किया है। अच्छा, ओके, अब होल्ड दैट थॉट, क्योंकि मैं अब आपके पीर की जानिब जाने लगी हूँ। और वो तब सऊदी अरब गए थे जब मियां नवाज शरीफ साहब जिला वतन थे, उन्होंने एक किताब भी लिखी। सोहेल साहब, मैं तो अक्सर ही इस बात को सोचती हूँ कि हमें जो रोज़ ये पाठ पढ़ाते हैं नेशनल सिक्योरिटी का और चीज़ों का, तो जब मुंतखब वज़ीर आज़मों को वो बाहर भेजते हैं और उनके पास नेशनल सीक्रेट्स होते हैं, तो तब मुझे इस बात की समझ में नहीं आती कि तब क्यों नहीं नेशनल इंटरेस्ट का ख्याल आता। बहरहाल हम समझते हैं कि सऊदी अरब भी और UAE भी, उन्होंने काफ़ी मुदाखलत की है पाकिस्तान की सियासत के अंदर। पहले तो ज़ाहिर है मैं सलीम साफ़ी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। ज़ियाउद्दीन साहब मेरे भी आइडियल रहे हैं, हम सब जर्नलिस्टों के आइडियल हैं। सच्ची बात यह है कि आजकल तो पीर और पीरनियों का दौर है, तो उसमें मुझे तो मुरीद रहना ही पसंद है। मैं खुद साफ़ी साहब का मुरीद बनने को तैयार हूँ, तो इसलिए मुझे इतनी तब्दीली ना लाए, मेहरबानी फरमाएं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मेरा नहीं ख्याल कि कतरी जो हैं वो कोई इफेक्टिव हुए हैं मियां नवाज शरीफ को बाहर निकालने में, या कोई और हुआ है। ये मेरा ख्याल है कि इंटरनल जो प्रेशर था, और बिल्कुल सही साफ़ी साहब ने भी और ज़ियाउद्दीन साहब ने भी बिल्कुल ठीक कहा। मैं थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाऊंगा। सवाल ये था कि क्या नवाज शरीफ अगर जेल में मर जाते हैं तो क्या उनकी मौत का सियासी बोझ तहरीक इंसाफ या एस्टेब्लिशमेंट बर्दाश्त कर सकेंगी, ये था सवाल। और जाहिर है इस सवाल पे ये दोनों टूट गए और दोनों ने ये महसूस किया कि नहीं, हम ये बोझ नहीं उठा सकते, क्योंकि भुट्टो की मौत का बोझ उठाते उठाते 45 साल हो गए हैं और अभी तक वो बोझ उतरा नहीं है। अब अगर एक और नई मौत आ जाती तो तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट दोनों के लिए ये मसला था कि वो, इसलिए मेरा ख्याल है कि दोनों ने ये फैसला किया। पहले एस्टेब्लिशमेंट ने ये फैसला किया कि जाना चाहिए, और फिर इमरान खान साहब को भी समझाया गया होगा या उन्हें खुद समझ आई होगी कि इस बीमारी में मियां नवाज शरीफ को जेल में रख कर मरने देना कोई अक्लमंदी नहीं होगी, और इसका जो सियासी बोझ है वो बहुत बड़ा होगा। मगर ये बताइए कि जिस तरह के सलीम साफ़ी साहब कह रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान के धरने ने बड़ी चीज़ों को एक्सपेडाइट किया, अब इस्लामाबाद जहां हम बैठे हुए हैं वहां पे तो इन हाउस चेंज की बात हो रही है। आप समझते हैं कि जिस तरह ये कह रहे हैं कि जी अगले साल इलेक्शंस होने चाहिए, एहसन इकबाल साहब ने भी कहा, ये मुमकिन है? और ख़ास तौर पे नैब चेयरमैन का ये स्टेटमेंट आ जाना कि जी अब तो हवा उस तरफ हुकूमत की तरफ भी उठेगी, तो क्या हम समझें फॉरेन फंडिंग केस, नैब चेयरमैन का ये बयान दे देना? जब भी जी मुनेज़ा जब भी कोई धरना होता है, लॉन्ग मार्च होता है, इस्लामाबाद का मासर, तो उसका एक ही मकसद होता है, और वो मकसद होता है हुकूमत को पोला करना, क्योंकि दबाव पड़ता है। दबाव में हुकूमत की अकड़ फू निकल जाती है और वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, वो मसालियत और मसलियत पर उतर आता है। बिल्कुल ऐसे ही हुआ है, और मीडिया निस्बतन पहले से ज़्यादा आज़ाद हो गया है, सियासत की स्पेस जो है वो बढ़ गई है।
ये एक तो लाजमी तौर पर जो धरना है उसने ये दो चीज़ें हमें दिलाई हैं, और तीसरी चीज़ मियां नवाज शरीफ की बाहर जाना। अब सवाल यह है कि क्या जिस तरह से धरने के अंदर यूं लगता है कि कोई यकीन दहानी मौलाना फजलुर रहमान को ज़रूर कराई गई होगी, और जो मिनिमम यकीन दहानी मैं सोचता हूं, मेरी इतला तो कोई नहीं है, ना मैं किसी से मिला हूं, मिनिमम यकीन दहानी ये करवाई गई होगी कि हम डेमोक्रेटिक और इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर इंटरफेयर नहीं करेंगे। जिस तरह सेनेट के चेयरमैन के खिलाफ अदम एतमाद को नाकाम बनाया गया, अगर कोई ऐसी तरीके अदम एतमाद आई तो उसमें कोई और एक्सटर्नल फोर्स जो है वो हिस्सा नहीं लेगी। फर्ज करें अगर ये यकीन दहानी कराई गई है तो ये काफ़ी होगी अपोजिशन के लिए। ये आपने दिलचस्प बात की है ज़िया साहब, अगर ये इस तरह कह रहे हैं कि जी कोई मुदाखलत नहीं होगी अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाता है, तो अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन नेशनल असेंबली में आ जाता है, लेट्स से ये कह रहे हैं कि जी दो बातें हो रही हैं, 2020 में इलेक्शन होना है, फिर ये भी बातें हो रही हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन या इन हाउस तब्दीली की भी इशारा दिया जा रहा है, आप क्या समझते हैं? यानी मेरी ख्वाहिश है कि इन हाउस तब्दीली भी ना हो, ये पूरे 5 साल कंप्लीट करें, और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि 5 साल के बाद पाकिस्तान कहीं जाएगा नहीं, यानी ख़त्म नहीं हो जाएगा, हालात बड़े ख़राब होंगे, ख़राब से ख़राब तर होंगे, लेकिन मैंने ख़त्म नहीं हो जाएगा। लेकिन एक सिलसिला जो शुरू हुआ है 2008 से कि इलेक्शन हुए, 5 साल कंप्लीट किया, फिर दूसरे इलेक्शन हुए, फिर तीसरे इलेक्शन हुए, ये इससे भी हमें जमहूरियत को शायद फ़ायदा हो। यानी इन सारी ज़ाहिर है कि जमहूरियत कोई आसान चीज़ तो नहीं है चलाना, तकलीफ़ें तो होती हैं, बर्दाश्त करना पड़ता है। दूसरी बात, नवाज शरीफ को इस्टेब्लिशमेंट वापस नहीं लाएगी, ये लिख लें आप। ये क्यों कह नवाज शरीफ साहब ने जब ये वापस आए थे एग्जाइल से, ही केम बैक फाइटिंग द एस्टैब्लिशमेंट, और अपने जब इलेक्शन उनके 5 साल जो प्राइम मिनिस्टर रहे, उन्होंने अपना फॉरेन मिनिस्टर क्यों नहीं बनाया? उन्हें पता था कि कोई जो भी फॉरेन मिनिस्टर रखेंगे ही विल बी कॉम्प्रोमाइज इमीडिएटली। मगर ज़िया साहब देखिए, एक ये भी उस वक्त बात हो रही थी कि PMLN विदाउट N, अब दोनों भाई बाहर चले गए हैं, ठीक है, एक उन्होंने कमेटी भी बना दी है, उसके अंदर नून के लोग हैं, जो मरियम नवाज साहिबा है, मैं कुछ और कह रहा था, उनकी ट्वीट भी नहीं चल रही है। था जब इनको डिस्क्वालीफाई किया गया था 62-63 में, आप जरा सोचें, एक ऐसे शख्स को डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है एक प्रॉफिट के एट्रीब्यूट से कि तुम अमीन और सादिक नहीं हो। या सादिक और अमीन कौन होता है इस दुनिया में? प्रॉफिट के अलावा कोई नहीं होता है। यानी इस पे उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, और उस दिन के बाद से जो उन्होंने अटैक किया, इमरान को अटैक नहीं किया उन्होंने, एस्टैब्लिशमेंट अटैक किया, मुस्तकिल करते रहे। वोट को इज्जत दो वाला जो स्लोगन है वो इमरान के खिलाफ नहीं था, ये फौज के खिलाफ। नहीं चाहेंगे कि वापस आएं, तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सलीम साफी साहब कौन चलाएगा? और जो मैं ज़िया साहब से और सुहेल साहब से करी थी, उन्होंने कहा कि हमने पोला किया है हुकूमत को। पोला तो तब करते हैं जब कुछ तोड़ना हो आगे से या चबाना हो, चबाने क्या जा रहे हैं? ज़िया साहब की बात अपनी जगह 100% दुरुस्त है कि कोई नवाज शरीफ के लिए सॉफ्ट कॉर्नर बाकी नहीं बचा है, और मेरे ख्याल में नवाज शरीफ भी अब उम्र के उस हिस्से में है कि वो ख़ुद दोबारा आना भी नहीं चाहेंगे। वो जो लड़ाई लड़ रहे थे उसके बाद वो मरियम के लिए लड़ रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ ये भी एक हकीकत है कि जितने नवाज शरीफ साहब नाकाबिल कबूल है, उतने ही ज़्यादा शहबाज शरीफ साहब काबिल कबूल हैं। शहबाज शरीफ साहब मामला एक जगह तक पहुँचा देते थे, उधर रुकावट बन जाती थी मरियम साहबा और मियाँ साहब, ठीक, क्योंकि वो मैदान से आउट होने पे आमादा नहीं होते थे। ठीक, इस मरतबा शहबाज शरीफ साहब ने जो कुछ किया है, मेरी इतला के मुताबिक मरियम बीबी उसमें ऑन बोर्ड है, उसमें इन्वॉल्व है। नवाज शरीफ साहब का अल्लाह की तरफ से आ गया कि वो बाहर चले गए। अब मरियम ने अपने वालिद की कंडीशन की खातिर किया है या किसी भी, लेकिन ये तस्लीम कर लिया गया है कि शहबाज शरीफ साहब को ड्राइविंग सीट पे लाया जाए। इसलिए मरियम नवाज साहबा का ट्वीट खामोश भी है ना, बिल्कुल खामोश है, मगर ड्राइविंग सीट पे जब लाया जाए, जो आप ये बात करते हैं, क्या पंजाब के अंदर परवेज लाई के साथ मिल के लाया जाए? सेंटर में तब्दीली देख रहे हैं आप, देख क्या रहे हैं? नहीं, अभी तो मेरे ख्याल में दोनों की तरफ से देखिए CBMs हो रही है, जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स है, वो आगे क्या शक्ल लेती हैं, जो चौधरी साहिबान है। देखें, असल मामला हुआ किसी और जगह पे है।
ये कोई अखलाकियात का मामला तो नहीं होता, कोई उसूलों का नहीं होता, कोई कानून का नहीं होता। ज़रूरतें एक दूसरे को करीब लाती हैं और ज़रूरतें एक दूसरे से दूर कर देती हैं। हाँ। मामला एक तो ये हुआ है कि जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसके बारे में ये जहन बन गया है कि अगर ये सूरत हाल इसी तरह रही तो मुल्क की सलामती से मुतालिक भी सवाल पैदा हो सकते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। हमारे साथ सुहेल वड़ायत साहब, मोहम्मद ज़ियाउद्दीन साहब और सलीम साफी मौजूद है। जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया ना सुहेल वड़ायत साहब, CBMs, इस तरह इमरान खान साहब इतने गुस्से में नजर आ रहे हैं और मरियम नवाज साहिबा का ट्विटर पे बिल्कुल खामोश रहना, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या वो जो एक खत आया था शहबाज शरीफ साहब के नाम से, मियां नवाज शरीफ साहब ने लिखा था और उस पर उन्होंने कहा था कि अब वक्त है खड़े हो जाने का, वो वक्त गुजर गया? फिर मेरा ख्याल है कि मरियम साहबा को कहा गया होगा फैमिली की तरफ से कि अभी आप खामोश रहें, और क्योंकि अभी सियासत में कोई बड़ा कुछ होने वाला नहीं है, ना इलेक्शन है, ना नो कॉन्फिडेंस मूव है, ना कोई तहरीक है, ना कोई जलसे हैं। तो ऐसे में वो जाहिर है वो तो जाना चाहती होंगी अपने वालिद के साथ बाहर, लेकिन चूंकि उसकी इजाज़त नहीं मिली और इमरान खान साहब ने उसकी शदीद मुखालफत की, इसलिए वो नहीं गई। लेकिन मुझे ये लगता है कि वो पाकिस्तानी सियासत में रोल अदा करेंगी, लेकिन उसके वक्त का इंतखाब यही होगा कि ये 1 महीने के लिए मियां नवाज शरीफ गए हैं। मुझे नहीं लगता कि 1 महीने में जिस तरह के उनके सेहत के मामलात बताए जा रहे हैं कि वो 1 महीने के बाद वापस आ जाएंगे। मुझे लगता है कि इसमें एक्सटेंशन ली जाएगी और एक्सटेंशन के बाद ज़ाहिर है इधर से पाकिस्तान के सियासी माहौल को देखा जाएगा, फिर ही कोई सियासी फैसले नून लीग करेगी। उस वक्त तक जो मुतबादल क़यादत बनाई गई है वही चलाएगी और ज़ाहिर है वो कोई बड़ा फैसला नहीं करेगी, वो चल चलाऊ काम जो है उसको देखे। पोला तो पोला किस चेंज आने वाला है जिसकी बात हो रही है मरकज में, सूबे में? आप देख रहे हैं 2-3 ऑप्शंस हैं। अच्छा, 2-3 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि वो बड़ी देर से ये पंजाब में भी और वफाक में भी और सियासी और गैर सियासी PTI और दूसरे हलकों में ये फील किया जा रहा था कि ये बुज़दार साहब जो हैं इनसे डिलीवर नहीं हो रहा। तो कहा यह जा रहा था कि बुज़दार साहब को बदल लें, उसके लिए कई ऑप्शंस आई, असलम इकबाल आए, हाशिम जवां बख्त आए और कई नाम, अलीम खान का नाम आया, लेकिन ये कुछ हो ना सका। और उसकी वजह यह थी कि खान साहब और उनका जो ख़ानदान है वो इनका सपोर्टर है बुज़दार साहब का, वो समझते हैं कि नहीं यही डिलीवर करेंगे। लेकिन अब चूंकि खान साहब थोड़े से वीक हुए हैं, पोले हुए हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि या तो बुज़दार साहब की तब्दीली हो जाएगी और अगर ये मुमकिन ना हुआ तो एक नया पावर हाउस क्रिएट किया जाएगा पंजाब में, जिसमें कि जिस तरह फैसल सालेहात और मंजूर भट्टू 2 पावर सेंटर्स थे यक वक़्त पंजाब में, इस तरह का कोई फार्मूला आ सकता है। चलेगा वो भी नहीं, चलेगा ये भी नहीं। चलना तो चीफ मिनिस्टर, एक अच्छा चीफ मिनिस्टर ही चल सकता है जिसके पास पावर्स हों, जो डिलीवरी कर सके। ये दोनों मॉडल वो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वो मॉडल ट्राई की जरूर किया जाएगा। जैसा आप क्या समझते हैं? ये वो कह रहे हैं ये मॉडल ट्राई फिर से किया जाएगा, आपने तो पहले भी देखा इस तरह के मॉडल्स ट्राई हुए, फेल हुए। मेरा नहीं ख्याल कि बुज़दार को चेंज करेंगे, क्योंकि पंजाब का जो भी चीफ ही इज चैलेंज द प्राइम मिनिस्टर, ये एक तारीख रही है हमारी। तो ये कोई पावरफुल बंदे को ये पंजाब का चीफ मिनिस्टर नहीं बनाएंगे, कम से कम वजीर आजम साहब ये नहीं चाहेंगे। हाँ, वजीर आजम भी नहीं चाहेंगे और मेरे ख्याल से एस्टैब्लिशमेंट भी नहीं चाहेगी, क्योंकि ये झगड़ा नहीं चाहेगी एस्टैब्लिशमेंट की। तो परेशानी ये है कि हालात सही हों इस मुल्क के, सिक्योरिटी के मसले हैं, इधर अफगानिस्तान है, इधर हिंदुस्तान है, अंदर जो है ना फिर मईशत बैठी जा रही है। तो एस्टैब्लिशमेंट वुड लाइक टू हैव ए वेरी मगर अभी तो वो नैब चेयरमैन का स्टेटमेंट मैंने आपको सुनाया, उन्होंने कहा हम तो अब हवा जो है हुकूमत की तरफ रुख करिए, इसको आप कैसे देख रहे हैं? वैसे हमारे जो नैब के चेयरमैन हैं वो ज़्यादातर पब्लिसिटी सीकर ज़्यादा हैं, काम उनसे कुछ नहीं होता। देखिए, आपके पास प्रोसिक्यूशन नहीं है, नैब के पास प्रोसिक्यूशन है ही नहीं है, और इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं जो आपको एविडेंस पैदा करके देती हैं, वाइट कॉलर क्राइम की एविडेंस पैदा करने की इनके पास कोई सलाहियत नहीं है। तो ये कोई केस इनके पास, नैब के हाई प्रोफाइल केसेस जो हैं वो कोई कामयाब नहीं होंगे। मैंने सिर्फ तीन केसेस को ले लेना नवाज शरीफ साहब के। एवन फील्ड, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहती है कि करप्शन का कोई एविडेंस ही नहीं है।
फ्लैगशिप ख़त्म हुई हो गया, अल अजीज़िया कंट्रोवर्शियल बन गई। तो इतनी हाई प्रोफाइल किस्म के जो 3 केसेस हैं उनकी ये हालत की है नैब ने। और उधर जरदारी साहब को देखें 140 दिन से जेल में है और कोई ट्रायल ही नहीं हो रहा उनका। और वो कह रहे थे कि हमारे पास पलंदे हैं एविडेंस के। तो अच्छा, तीसरी बात मैं जो कहना चाह रहा हूँ, कुछ मरियम नवाज पे डिपेंड करेगा कि PMLN की पोजीशन क्या होती है। यानी लीडरशिप क्वालिटी अगर इन मोहतरमा में है तो फिर देयर विल बी फाइट बिटवीन एस्टैब्लिशमेंट एंड PMLN। ऑलरेडी ये पंजाब वर्सेस पंजाब हो चुका है। यानी इस वक्त फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस कंट्री पंजाब सियासत जो है ना, पंजाबी सियासत जो है वो पंजाबी एस्टैब्लिशमेंट के आमने सामने है। क्यों साफी साहब, पहली दफा ऐसे हुआ है और मरियम के ऊपर डिपेंड करता है कि आगे जाके क्या होगा। मगर जो मैं आप लोगों का तज्जिया सुन रही हूँ, ज़िया साहब से ज़रा सा फ़र्क है, वो यही है कि शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुफाहमती सियासत की तरफ जा रही है, मुज़ाहमती सियासत की तरफ नहीं। जी, मुझे लगता यही है कि वो भी मकाफात अमल का एक चक्कर जो है वो मुकम्मल होने जा रहा है कि एक तरफ ज़ाहिरी बात है कि मुस्लिम लीग नून ये क्या था, मसलन मुस्लिम लीग नून माजी की तहरीक इंसाफ थी ना, और मियां नवाज शरीफ माजी के इमरान खान थे। उस वक़्त की इस्टेब्लिशमेंट उनको इक़्तिदार में लाए थे और उसके लिए पीपल्स पार्टी को आउट किया गया, बाकी सब कुछ किया गया। तो अब लगता है कि वो जब दोबारा इमरान खान साहब की उन हलकों के साथ फासले पैदा हो रहे हैं जिन हलकों के सहारे वो इस मुकाम तक पहुँचे थे, ठीक, अब जब इनके फासले पैदा हो रहे हैं तो मुस्लिम लीग नून वो कुछ दिनों से ऐसा तासुर हुआ था अगर नवाज शरीफ साहब लीड करते हैं या मरियम नवाज साहबा कि पंजाब की बड़ी सियासी क़ुव्वत वो इस्टेब्लिशमेंट के मुकाबले में आ जाएगी। लेकिन इस वक्त उनका रवैया ये लग रहा है कि वो दोबारा अपनी माजी की पोजीशन रिस्टोर करना चाहते हैं मुफाहिमत की सियासत के ज़रिए, झुकाव के। ये बाकी लोग भी जो इकबाल साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, ये सब शहबाज शरीफ के बयानिए वाले हैं। इधर जो मामला है, और मुझे लगता है कि इमरान खान साहब की फ्रस्ट्रेशन की असल वजह भी यही है कि वरना तो आवाम तो पहले से नाराज थे, महंगाई से तो लोग पहले से तंग थे, ठीक है, मीडिया के लोग। उसकी फ्रस्ट्रेशन की असल वजह यही है कि उनको ये शक हो गया है कि मुझे छोड़ा जा रहा है और मेरी जगह दीगर सियासी कुव्वतों को ऑप्ट किया जा रहा है। शक उनका सही अब है? हो सकता है कि वो ये इमरान खान की भलाई की खातिर मुस्लिम लीग नून के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ और मौलाना वगैरह के साथ मामलात बेहतर बनाए जा रहे हों। लेकिन इमरान खान साहब के रिएक्शन से ये लगता है कि उनको ये शक हो रहा है। और दूसरा, वो अपने लिए दिन ब दिन वो महाजों को बढ़ा रहे हैं। मसलन उस रोज़ जिन लोगों को राम करने की कोशिश की गई थी, उस रोज़ उन्होंने उन पर तनकीद की, तो असल में वो तनकीद भी दूसरी तरफ गुस्सा था। उनको सामने एहतजाज था कि आप लोग जो रियायत देने जा रहे हैं ये ठीक नहीं है। इसी तरह आप जुडिशरी का उन्होंने नया महास्कूल खत्म हो गया है। सलीम साफी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके तज्जिए का। ज़िया साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सुहेल वरायत साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने हमारे जो मुल्क के बड़े मायनाज तज्जिया निगार हैं उनका तज्जिया सुना। हम तो सिर्फ यही दुआ करते हैं कि जो भी सियासतदान करें वो जमहूरी इदारों को मजबूत करने के लिए करें, वरना पाकिस्तान के अंदर वो भी कमज़ोर होंगे और जमहूरियत तो कमज़ोर होएगी। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।